Welcome to MediJE classes. This is the first lecture of 12th chemistry. Name is solid state. Okay. There are 5 states of matter: solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensate. अपने को यहाँ पे solid state के regarding सारे कुछ क्या क्या properties होते हैं, what is their structure, उसका structure क्या होता है, उसके different properties क्या होते हैं, उसके regarding study करना. तो हम पहले पढ़ते हैं what is solid. So solid is the state of matter which have definite shape as well as definite volume, यानी जिसका shape and volume दोनों ही fix होता है. Okay? So solid में क्या क्या property होता है? Have definite shape fix होता है and definite वॉल्यूम भी इसका फिक्स होता है. नाउ इन सॉलिड द पार्टिकल्स, यानी सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है दैट इज क्लोजली पैक्ड, यानी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फुल्ली पैक्ड होते हैं. एंड ड्यू टू दिस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉलिड आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है. सो definite shape and volume, closely packed particle. इसका मतलब हुआ कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है. नाउ सॉलिड जनरली रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल होता है. रिजिड बॉडी एंड सॉलिड बॉडी में स्लाइटली का डिफरेंस है. ठीक है. रिजिड बॉडी मींस रिजिड इज एन आइडियल सॉलिड. रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है कि आपने फोर्स लगाया एंड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस नहीं बदलना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कि परफेक्टली रिजिड का मीनिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा. ठीक है. इफ वी आर अप्लाइंग फोर्स, अगर आप फोर्स अप्लाई किए तो फोर्स लगाने के बाद भी इसके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का वैल्यू नहीं घटे, देन दिस बॉडी इज नॉन एज रिजिड बॉडी. ठीक है. बट ऐसा नहीं है कि आप फोर्स लगाओगे तो उसके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को आप चेंज नहीं कर सकते. यानी सॉलिड में जब एक्सेस अमाउंट ऑफ फोर्स लगा करके उसके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है. तो ऐसा सॉलिड जिसके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होते हैं उसको आप चेंज कर सकते हो, वो तो सॉलिड होता है. और ऐसा सॉलिड जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है वो चेंज नहीं होता है, दैट इज नॉन एज रिजिड. दैट्स व्हाई रिजिड बॉडी जो होते हैं दैट इज उसको हम आइडियल सॉलिड बोलते हैं. यानी सॉलिड का जो आइडियल कंडीशन है जो जनरली डेली लाइफ में नहीं पाया जाता है. ओके. सो जो सॉलिड है दैट इज रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल. सो सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल. रिजिड भी होता है एंड ये आपका इनकम्प्रेसिबल होता है. नाउ सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है दैट इज एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन. ठीक है. वो अपने पोजीशन पे फिक्स होता है. यानी सॉलिड जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से बना होता है, जनरली एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन्स होते हैं. ओके. वो अपने पोजीशन पे फिक्स होता है एंड वो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकता जैसे कि लिक्विड और सॉलिड में होता है. सो इन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन एंड कैन ओनली वाइब्रेट देयर मीन, यानी एक पोजीशन से अपने पे मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकता है लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव नहीं करता, जो कि लिक्विड एंड गैसेस में होता है. सो इन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल मतलब जिससे सॉलिड बना होता है, जो कि एटम हो सकता है, इट मे बी मॉलिक्यूल्स और आयन.
इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन, अपने पोजीशन पे फिक्स होता है और मूव नहीं कर सकता, बट दे कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, दैट इज द constituents particle can vibrate about its mean position. Okay, so this is the all about solid. एक solid body क्या होता है, जो rigid होता है, incompressible होता है, ठीक है, उसका fixed shape होता है, उसका fixed volume होता है, उसके मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता है, दैट इज फिक्स अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड कैन वाइब्रेट। अगर आप किसी सॉलिड को हीट अप करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कहते हैं कि सॉलिड वायर में करंट पास होता है, तो कैसे पास होता है कि एक साइड से मान लीजिए आपने करंट पास किया तो उसके मॉलिक्यूल्स जनरली एक साइड से दूसरी जगह मूव नहीं करता है, एक ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है, फिर दूसरा ऑसिलेट करता है, फिर तीसरा ऑसिलेट करता है, उस तरह से आपका जस्ट लाइक क्यू, जैसे कि लाइन में लोग खड़े हैं 10 आदमी, एक आदमी ने पुश किया तो वो आगे वाला पुश करेगा, वो आगे वाला का पुश करेगा, इस तरह से क्या होगा, ये जो पुश फोर्स है वो आगे तक ट्रांसफर हो जाएगा। सॉलिड में भी सेम काम होता है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड के कितने पार्ट होते हैं? जनरली ब्रॉडली सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, वन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अनदर इज कॉल्ड amorphous solid. This division of solid is on the basis of the arrangement of constituent particle. यानी solid जिस constituent particle से मिलके बना हुआ है, वो जो particles है वो कैसे arrange है, ठीक है, well arranged है या random arrangement है, on the basis of that solid are classified into two category. Okay, this is all about solid. देखते हैं classification of solid. So on the basis of arrangement of the constituent particle, classification of solid, that is किस पे करना है? on the basis of arrangement of constituents particle, solid are there are two type of solid. first को लिखते हैं, that is crystalline solid and second है आपका amorphous solid. पहले हम एक को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि what is crystalline solid. तो कहता है crystalline solids are the solids whose constituents particle are well ordered arrangement in throughout the solid. यानी पूरे solid में जो constituents particle होते हैं वो well arranged होता है, यानी जनरली इट फॉलो द वन टाइप ऑफ पैटर्न, यानी जो भी पैटर्न है वो थ्रू आउट द सॉलिड में रहता है। ऐसा नहीं कि आधे सॉलिड में वेल अरेंज्ड है, आधे सॉलिड में रैंडम है। सो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर ऑर्डर्ड वेल अरेंज्ड, ठीक है, थ्रू आउट द सॉलिड, पूरे सॉलिड में वेल अरेंज्ड रहता है। एंड दैट्स व्हाई ये पूरे सॉलिड में वेल अरेंज्ड रहता है, इसीलिए इसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी बोलते हैं, यानी काफी डिस्टेंस तक एक ही टाइप के पैटर्न जनरली फॉलो होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर वेल orderly arranged throughout the solid, यानी पूरे सॉलिड में वेल अरेंज रहता है, ठीक है। दैट इज
लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग ऐसा बोला जाए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर का इसका मतलब है कि पूरे सॉलिड में एक ही टाइप का अरेंजमेंट हो, यानी वेल अरेंजमेंट हो। जो भी मॉलिक्यूल्स हो, पार्टिकल बड़ा भी हो सकता है, और वेल, एक चीज और कि वेल अरेंजमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा का पूरा एक ही टाइप का एटम्स होंगे, यानी एक ही टाइप का आपके शेप का एटम होंगे, ऐसा नहीं होता है। जो भी है, छोटा है बड़ा है, वेल अरेंज्ड हो। जैसे मान लीजिए छोटा बड़ा दो टाइप के मॉलिक्यूल्स है, तो बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, इस टाइप से, मतलब लार्जर स्मॉलर लार्जर, एक फिक्स पैटर्न हो ताकि लगे कि हाँ फिक्स अरेंजमेंट है। ठीक है, सो फिक्स लॉन्ग रेंज या फिक्स अरेंजमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि सारा जो एटम है वो एक ही साइज का हो, ऐसा कतई नहीं होता। ठीक है, जो भी है वेल अरेंज्ड मैनर में होना चाहिए। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है, डिसेंडिंग में ऑर्डर में हो सकता है, अल्टरनेट असेंडिंग डिसेंडिंग हो सकता है। ठीक है, ये सब उसका फॉलो होता है, बट इसका मीनिंग कभी नहीं होता है कि सब एक ही टाइप के एटम हो। ठीक है, सो क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल वेल अरेंज रहता है। ठीक है, एंड इसमें होता क्या है कि इसके इनसाइड में, यानी क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं वो खुद छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलके बना होता है। जैसे मान लीजिए वॉल है, तो वॉल किससे मिलके बना हुआ है? वॉल अगर एक बड़ा क्रिस्टल है तो जो ब्रिक्स है, ईंट, वो एक उसका छोटा छोटा क्रिस्टल हो गया। तो वैसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं दैट इज मेड ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ क्रिस्टल से मिलके बना होता है आपका। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड का हैव फिक्स्ड ज्योमेट्री, यानी शेप जो होता है फिक्स ज्योमेट्री होता है। हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हुआ कि जैसे किसी का मेल्टिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब हुआ कि जब तक एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचा वो मेल्ट नहीं हुआ, और एग्जैक्टली 100 डिग्री पे वो मेल्ट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 पे भी मेल्ट हो रहा है आपका 100 पे मेल्ट हो रहा है, फिर 102 पे, 103 पे, 105 पे, ऐसा नहीं, एग्जैक्टली 100 डिग्री पे वो मेल्ट हो जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सो हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट, हैव शार्प हीट ऑफ फ्यूजन। उसका उल्टा, अगर शार्प मेल्टिंग पॉइंट यानी फिक्स टेम्परेचर पे वो अगर मेल्ट हो रहा है तो फिक्स टेम्परेचर पे वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो, दैट मीनिंग ऑफ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो कि मैं कई बार क्या होता है कि स्टार्ट हो मेल्ट होना 10 डिग्री पे, 11 पे मेल्ट हो रहा है, 12 पे मेल्ट होता है, उसके पास एक रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट है, दैट इज नॉट अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एग्जैक्ट एक टेम्परेचर जहां पे वो मेल्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द शार्प मेल्टिंग पॉइंट। सो इसके पास में एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। ओके, नाउ इसके एग्जांपल्स भी हैं। देखिए, एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है, क्वार्क और क्वार्ट्ज अलग, दैट इज द क्वार्ट्ज, नॉट क्वार्क। ओके, क्वार्ट्ज हो गया, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, डायमंड, ओके, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलेरीन, फुलेरीन इज बल्की बॉल, यानी कार्बन का एक बॉल होता है जिसका जो शेप होता है फ्लोरीन का, दैट इज लाइक अ फुटबॉल, जिसमें 60 कार्बन होता है, दैट इज कॉल्ड द फ्लोरीन। उसके अलावा अपना NaCl जो है दैट इज सोडियम क्लोराइड, NaCl क्रिस्टल इज आल्सो एग्जांपल ऑफ दैट। आइस, नेफ्थेलिन बॉल, ठीक है, ये सारे के सारे जो होते हैं these are the example of crystalline solid। ये crystalline solid का एग्जांपल होता है, मतलब इसके पास में ये सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, ये फिक्स टेम्परेचर पे, फिक्स वैल्यू पे ही सब कुछ होता है, दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, नाउ अनदर सॉलिड इज एमॉर्फस, इसका ठीक उल्टा, बट इसमें एक चीज है कि देखते हैं एमॉर्फस सॉलिड क्या है। सेकंड इज एमोरिक, दैट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड,
another one is second है that is amorphous solid. Another one is amorphous solid. Amorphous solid में क्या होता है कि अरेंजमेंट वेल अरेंजमेंट तो होता है बट थ्रू आउट द सॉलिड नहीं होता है. मतलब ऐसे बोलो कि अमॉर्फस में बिल्कुल रैंडमली अरेंज होता है, ऐसा भी नहीं होता है. ठीक है, इसमें अरेंजमेंट वेल अरेंजमेंट तो होता है बट पूरे सॉलिड में नहीं, एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द सॉलिड में ही अरेंजमेंट है. यानी एक पॉट में अलग अरेंजमेंट होगा, दूसरे पोर्शन में अलग अरेंजमेंट है, तीसरे पोर्शन में अलग अरेंजमेंट है, चौथे पोर्शन में अलग अरेंजमेंट है. यानी एक टाइप का जो अरेंजमेंट है वो एक पर्टिकुलर पोर्शन में ही होता है, वो थ्रू आउट द सॉलिड नहीं होता है. ओके, so the constituent particle are well ordered arranged only in some part of solid. यानी वेल अरेंजमेंट पूरे सॉलिड में नहीं है. ठीक है, एक कुछ पोर्शन में ही है. दैट्स वाई इसी को जैसे उसमें पूरे सॉलिड में अरेंजमेंट था तो उसको बोले लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोला, यानी लॉन्ग रेंज तक एक ही टाइप के पैटर्न था. बट इसमें वेल अरेंजमेंट है लेकिन बहुत छोटा छोटा, बहुत एक स्मॉल पोर्शन में. दैट्स वाई इसको हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर ही बोलते हैं. दैट इज शॉर्ट रेंज ऑर्डर. शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलते हैं उसका. ठीक है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो गया. नाउ कि सेम चीज, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, इसके पास फिक्स ज्योमेट्री नहीं होता है. यानी प्रॉपर्टी की बात करो तो हैव नो फिक्स्ड ज्योमेट्री, या ज्योमेट्रिकल जो शेप होता है वो आपका फिक्स नहीं होता है. फिर शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होता है. हैव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, हैव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट. इसका क्या मतलब होता है कि एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेल्ट नहीं होता सबके सब. एक जैसे मान लीजिए कि 100 डिग्री पहुंचा तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, फिर 101, 102, 103, 104 ऐसे करके हो सकता है कि 110 तक वो धीरे 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 करके मेल्ट हो. तो उसको शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट तो होता ही है बट शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है. दैट्स वाई यही रीजन होता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो जब एक बार मेल्ट हो जाता है तो उसको मोल्ड नहीं कर सकते, जबकि ऐसे प्लास्टिक्स वगैरह है, ठीक है, वो आता है आपका एमॉर्फस सॉलिड में, तो वो एक साथ मेल्ट नहीं होता है. ठीक है, मेल्ट हुआ कुछ पोर्शन पे, उसको किसी पर्टिकुलर शेप में डाल दिया, छोड़ दिया तो फिर से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया. सो इसके बाद शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है. ये एक रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है. यानी 100 से 105 के बीच में मेल्ट करेगा, 105 से या 110 के बीच में करेगा. दैट मीन्स दैट इज नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट. और ठीक उसका उल्टा, हैव नो हीट ऑफ, मतलब शार्प हीट ऑफ फ्यूजन. शार्प हीट ऑफ फ्यूजन, शार्प हीट ऑफ फ्यूजन भी नहीं होता है. यानी एक पर्टिकुलर आपका रेंज में ही फ्यूज होता है. जैसे पर्टिकुलर रेंज में मेल्ट हुआ वैसे ही पर्टिकुलर रेंज में आपका फ्यूजन भी होता है. फिर इसका एग्जाम्पल, अब इसका एक चीज है कि द स्ट्रक्चर ऑफ एमॉर्फस सॉलिड इज सिमिलर टू लिक्विड. यानी एमॉर्फस सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है वो लिक्विड की तरह होता है. दैट्स व्हाई एमॉर्फस सॉलिड फ्लो कर सकता है. ये है सॉलिड बट एमॉर्फस सॉलिड कैन फ्लो. सो स्ट्रक्चर ऑफ amorphous solid is what? Similar to liquid. लिक्विड के सिमिलर होता है. दैट्स वाई जो है वो फ्लो भी कर सकता है. एग्जांपल्स देखते हैं. एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल में प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया. एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड इज प्लास्टिक, रबर,
प्लास्टिक, रबर, ग्लास। ग्लास में भी क्वार्ट्ज ग्लास, देखिए आप बोलोगे कि क्वार्ट्ज ग्लास क्या होता है। एक्चुअली ग्लास के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फ्लिंट ग्लास होता है, क्राउन ग्लास होता है, क्वार्ट्ज ग्लास होता है। ये ग्लासेस अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि ट्यूबलाइट में जो ग्लास यूज करते हैं वो, और विंडो में जो ग्लास यूज करते हैं वो सेम नहीं होता है, दोनों का स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। ठीक है, कोई एक फ्लिंट ग्लास होता है, एक क्राउन ग्लास जो विंडो में जनरली यूज करते हैं वो क्वार्ट्ज ग्लास यूज करते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के ग्लासेस होते हैं। तो ग्लास में क्वार्ट्ज ग्लास दैट इज अ पार्ट ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, एमॉर्फस सिलिका, एमॉर्फस सिलिका। ठीक है, एमॉर्फस सिलिकॉन जो होता है ना, दैट इज यूज फॉर कन्वर्टिंग द हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। एमॉर्फस सिलिका हो गया आपका, दैट इज कोल, चारकोल, ठीक है, कोक, ये सब सारे के सारे जो पार्ट है दैट इज अ पार्ट ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीमर चैप्टर में डिटेल में पढ़ने को आएगा आपको। दिस आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट एमॉर्फस सॉलिड। सो जैसे कि आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड था उसके तरह, दैट इज amorphous solid have tendency to flow. It has tendency to flow, यानी इसके पास फ्लो करने का टेंडेंसी होता है। ओके, नाउ बात करते हैं कि ये अब सॉलिड है और कर रहा है क्या आपका फ्लो। तो सॉलिड फ्लो कैसे करेगा? या तो फ्लो करे तो लिक्विड हो, या फिर सॉलिड होगा तो सॉलिड स्टेट में रहेगा। दैट्स वाई, इसी रीजन के कारण से जो आपके एमॉर्फस सॉलिड है उसको हम स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। स्यूडो मतलब फिक्टिशियस, झूठा। जैसे स्यूडो फोर्स था, फिजिक्स में आता है टॉपिक आपका इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम का, वहां पे बोलते हैं स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का मतलब होता है कि दैट मीन्स झूठा, फिक्टिशियस। सो एमॉर्फस सॉलिड को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि ये स्यूडो सॉलिड है। एंड जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है दैट इज कॉल्ड द ट्रू सॉलिड, एंड दिस इज कॉल्ड स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड सॉलिड बोलते हैं इसको। ठीक है, दैट इज एमॉर्फस सॉलिड इज ऑल्सो known as स्यूडो सॉलिड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सॉलिड होने के बाद भी फ्लो कर सकता है। ठीक है, और सुपर कूल्ड सॉलिड, ऐसा भी हो सकता है कि जब लिक्विड बहुत ज्यादा आपके सुपर कूल्ड हो जाता है तो वो दिखता सॉलिड है लेकिन एक्चुअली में वो लिक्विड का ही एक पार्ट होता है। एग्जाम्पल की बात करें, ग्लासेस, इसका एक रियल एग्जाम्पल भी है कि जैसे विंडो वगैरह में ग्लास लगा होता है बहुत, और एक चीज और भी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एमॉर्फस सॉलिड बहुत स्लो होता है। यानी जैसे लिक्विड है कि बहुत तेजी से फ्लो करता है, ऐसा नहीं होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एमॉर्फस सॉलिड इज वेरी स्लो। इसीलिए ऐसे सॉलिड का फ्लो देखने के लिए ऐसा नहीं कि हीट दे दिया तो फ्लो कर, सॉलिड में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स कि ऐसे सॉलिड का फ्लो देखने के लिए काफ़ी लंबा टाइम चाहिए होता है। जैसे पुराने घर में जो ग्लासेस लगे होते हैं, अगर बहुत पुराना घर है तो जनरली क्या होता है कि जो ग्लासेस, जो विंडो होते हैं ना, वो ग्लासेस नीचे से थिक हो जाता है और ऊपर से पतला हो जाता है, बिकॉज ग्लासेस सुपर कूल्ड लिक्विड में आता है। तो जब बहुत लॉन्ग टाइम तक होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, अब ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है तो जो फ्लो का रेट होता है ना, वो धीरे 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 करके ग्लास जो होते हैं वो धीरे धीरे नीचे की ओर आता रहता है। ठीक है, और लॉन्ग टाइम के बाद 10 साल 15 साल 20 साल के बाद में आपको ये दिखाई देगा कि जो मतलब इससे भी हो सकता है लंबा टाइम लगे। ठीक है, कि जो ग्लास विंडो ग्लास है उसके नीचे का पैन, ठीक है, अगर कोई किसी घर में बहुत पुराना ग्लासेस लगे हो तो आप मेजर भी कर सकते हो कि
नीचे का जो पोर्शन का पैन होता है ना वो ऊपर वाले से ज़्यादा थिक होता है। रीज़न ये होता है सुपर कूल लिक्विड है तो वो फ्लो करता है, लेकिन बहुत स्लो रेट से फ्लो करता है, इसीलिए इसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको काफ़ी लंबा टाइम आपको लगेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो कुछ डिफरेंसेस हैं, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड का जो डिफरेंसेस है वो आपके पूछते हैं। या तो डिफाइन पता होना चाहिए, दोनों साइड डिफाइन लिख दीजिए तो भी डिफरेंस निकल जाएगा, अदरवाइज क्रिस्टलाइन और टेबल बना देते हैं कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस है आपका। ओके, तो ये था आपका एमॉर्फस एग्जांपल्स याद रखने के जो फ्लो कर सके, जिसका मेल्ट अचानक से एक साथ मेल्ट ना हो सके, दैट इज कॉल्ड द एमॉर्फस सॉलिड। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक इस टाइप से डिफरेंस देख लेते हैं। एकदम क्रिस्टलाइन यानी सारे प्रॉपर्टीज को एक साथ, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। पहला प्रॉपर्टी की बात करो तो ये क्या होता है, लॉन्ग ऑर्डर रेंज। लॉन्ग ऑर्डर रेंज मतलब काफी लंबा डिस्टेंस तक एक ही टाइप के पैटर्न को फॉलो करता है। ओके, दिस इज शॉर्ट रेंज, शॉर्ट ऑर्डर रेंज। ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर जो आपको, ठीक है, शॉर्ट ऑर्डर रेंज या लॉन्ग रेंज ऑर्डर ज़्यादा बेटर है, एग्जैक्ट लिखते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ओके, इसके अलावे शार्प डिफिनिट ज्योमेट्री किसके पास होता है, इसके पास, यानी हैव डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप, have no definite geometrical shape। ठीक है, ये आपका ट्रू सॉलिड है, यानी सॉलिड की तरह सारे बिहेवियर जो इसका सॉलिड से मैच करता है। दिस इज द ट्रू सॉलिड एंड दिस इज स्यूडो और सुपर कूल्ड सॉलिड में आता है। इसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट बताया। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब हुआ एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, उसी पे सारे मेल्ट हो जाएंगे। इसके पास में मेल्टिंग पॉइंट तो होता है बट शार्प हैव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, हैव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। इसके पास में शार्प हीट ऑफ मतलब हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है वो भी डिफिनिट होता है, या शार्प बोल सकते हैं, या शार्प की टर्म भी कर सकते हैं, शार्प हीट ऑफ फ्यूजन, नो शार्प हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है इसका शार्प नहीं होता है। फिर ट्रू सॉलिड है या ट्रू सॉलिड नहीं है। हाँ, एक और अभी टॉपिक बाकी है जो टॉपिक पढ़ेंगे, अभी लिख देते हैं, अभी एक्सप्लेन कर लेंगे कि जो क्रिस्टलाइन है दैट इज एनिसोट्रॉपिक सॉलिड, इट इज एनिसोट्रॉपिक in nature and it is isotropic in nature। okay, basically amorphous और crystalline में ये डिफरेंस है। बाकी एग्जांपल का तो डिफरेंस है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें आपका ग्रेफाइट है, डायमंड है, NaCl है, आइस है, नेप्थलीन है, ठीक है। उसके बाद में आपका
ठीक है, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ये सारे के सारे पोर्शन जो है वो इसमें आते हैं, क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है, एंड इसमें आपका रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास है, एक्सेट्रा, जो एग्जांपल बताया था, दैट इज द पार्ट ऑफ अमॉर्फस। ओके, नाउ टर्म करते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोट्रॉपिक सॉलिड एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोट्रॉपिक एंड व्हाट इज एनिसोट्रॉपिक सॉलिड, ठीक है, इसके रिगार्डिंग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सो what is isotropic and what is anisotropic solid? Okay, so हम देखते हैं एनिसोट्रॉपिक सॉलिड क्या होता है। एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होना, मतलब लेफ्ट साइड गए तो अलग प्रॉपर्टी, राइट साइड गए तो अलग प्रॉपर्टी। सो इफ ऐसा सॉलिड जिसमें अलग अलग डायरेक्शन में सॉलिड का प्रॉपर फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे हुआ कंडक्टिविटी हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अलग अलग हो, थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 10th में भी आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मीडिया, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो। पहले देखते हैं कि होता क्या है। सो एनिसोट्रॉपिक सॉलिड इज सॉलिड इन विच फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने का जो कैपेसिटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब कितना अच्छे से वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकता है, ठीक है, थर्मल कंडक्टिव मतलब वो सॉलिड जो सब्सटेंस है वो कितना अच्छे से हीट को कंडक्ट कर सकता है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिलेटेड टू द लाइट, ठीक है, कोई मीडियम लाइट को कितना अलाउ करेगा, मतलब कितना लाइट को बेंड करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सॉलिड में अलग अलग डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट जाओगे आपको तो अलग थर्मल कंडक्टिव मिलेगा, यानी हो सकता है कि लेफ्ट जाने से थर्मल कंडक्टिविटी जो ज़्यादा हो, राइट जाने पर थर्मल कंडक्टिविटी कम हो, ठीक है, अप जाने पे थर्मल कंडक्टिविटी अलग हो, लेफ्ट जाने पे अलग हो, कॉर्नर पे जाने पे, यानी मतलब हुआ कि सॉलिड में अलग अलग डायरेक्शन में अगर ये प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं तो ऐसे सॉलिड को आप एनिसोट्रॉपिक सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। सो which these properties like this are different in different direction is known as anisotropic solid. ओके, ऐसा क्यों होता है अलग अलग डायरेक्शन में? तो ये होता है दिस इज ड्यू टू जो अरेंजमेंट होता है ना वो डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग होता है, इसीलिए दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग में प्रॉपर्टी अलग अलग होने के रीजन यही है कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग अरेंजमेंट है। एग्जाम्पल, जो अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एनिसोट्रॉपिक सॉलिड। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या था? जिसमें पार्टिकल वेल अरेंज था, और यहां पे क्या लिखा हुआ है कि एनिसोट्रॉपिक है, और क्यों है? ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये आपस में कंट्राडिक्ट करता है, ऐसा लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि सॉलिड जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो तो वेल अरेंज्ड है, तो फिर डिफरेंट अरेंजमेंट कैसे हो सकता है? मैं वहां भी बताया था
अलग मतलब सेम अरेंजमेंट होने का मतलब ये नहीं होता है कि पार्टिकल का साइज सेम है। मैं इसको एग्जांपल से आपको बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि मैं जैसे ये लेता हूँ, ठीक है, मान लीजिए कि क्रिस्टल है जिसको मैंने ऐसे इंडिकेट किया है, ठीक है, क्या ये वेल अरेंजमेंट कहलाएगा? ऑब्वियसली बात है कहलाएगा, अल्टरनेट पॉजिटिव, बड़ा छोटा पॉजिटिव है, ये वेल अरेंज है, ओके। बट अब देखिए, मैं इस साइड से प्रोसीड करता हूं और इस साइड से प्रोसीड करता हूं। मैंने क्या किया, इधर से मूव करना स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में, तो मान लीजिए एक साथ पहले पड़ गया क्या, मेरा सारे के सारे बड़े पार्टिकल पड़ गया, और मैं कॉर्नर से लिया तो हो सकता है कि एक आपका छोटा है, एक बड़ा है, एक छोटा एक बड़ा, ये वेल अरेंज है ना। तो ये आपका ये जो वेल अरेंज सॉलिड है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बट अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज कैसे है, जैसे मैं ऐसे मूव करूंगा तो ये पार्टिकल का थर्मल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अलग अलग है, ओके। मैं ऐसे प्रोसीड करूंगा इसमें तो इसमें बड़ा छोटा अलग अलग प्रॉपर्टीज आएगा, या हो सकता है कि मैं ऐसे ऐसे करूं, ओके, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल उतना ना आए जितना कि डायमीटर, यानी मतलब हुआ कि मैं इस साइड में जाऊंगा तो हो सकता है कि मुझे एक बड़ा छोटा मिले, इस साइड जाऊं तो हो सकता है कि मुझे सारे के सारे बड़ा वाला पार्टिकल मिले। दैट्स व्हाई, यानी एक फिक्स नहीं होता है, एक बड़ा पार्टिकल एक छोटा पार्टिकल, एक बड़ा पार्टिकल एक छोटा पार्टिकल है, या हो सकता है कि बड़ा हो छोटा हो छोटा हो बड़ा हो, एक फिक्स पैटर्न अगर हो तो उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। लेकिन प्रॉपर्टीज की बात आते हैं तो ये जो अरेंजमेंट है वो एक फिक्स अरेंजमेंट के होने के कारण से जो डिफरेंट यानी इस साइड मूव किया तो बड़े बड़े पार्टिकल मिला, तो इस साइड में अगर हो सकता है कि हीट कैरी कर मतलब करंट कैरी करने का कैपेसिटी ज़्यादा हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इधर मूव किया तो एक बड़ा आया छोटा आया बड़ा आया छोटा आया, तो अब इसी बात है हीट कैरी करने का पावर जो है आपका वो सेम नहीं होगा। तो जो एनिसोट्रॉपिक है उसका मतलब ही होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो आपका डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, उसको पूरे अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं है। दैट्स व्हाई जो अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका देखिए वेल अरेंजमेंट है, तो वेल अरेंजमेंट होने के बाद भी इसमें अलग अलग डायरेक्शन में जो है वो अलग अलग प्रॉपर्टीज होगा। लाइट हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ से लाइट एंट्री किया, बड़ा पार्टिकल मिला, तो हो सकता है लाइट को ये ज़्यादा बेंड कर दे। अब यही चीज़ मैं यहाँ से एंट्री कर पाऊंगा तो हो सकता है कम बेंड करे, तो सॉलिड तो वेल अरेंज है, लेकिन देखिए यहाँ से यहाँ पोजीशन चेंज कर दिया तो ये जो आपका बॉडी है वो अलग प्रॉपर्टीज होगा ना, कोई कम कर रहा है कोई ज़्यादा कर रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना वो सॉलिड में अलग अलग होता है। दैट्स व्हाई ये जो हमारा जो वेल अरेंजमेंट होने के बाद भी जो क्रिस्टलाइन है वो आपका एनिसोट्रॉपिक यानी प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। ये कॉमन सी क्वेश्चन है आता है जिसको सिर्फ डिफिनेशन पढ़ा हुआ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो वेल अरेंज है, उसको तो खास करके प्रॉब्लम आने वाला होता है इस क्वेश्चन में कि वेल अरेंज है तो फिर डिफरेंट डिफरेंट कैसा हो गया, तो उसके लिए एग्जाम्पल ये है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका आइसोट्रॉपिक। देखिए एनिसो का मतलब क्या होता है, ये इसमें आइसो मतलब होता है आपका सेम, ट्रॉपिक मतलब प्रॉपर्टी, और एन का मतलब होता है नो, यानी नो सेम प्रॉपर्टी, यानी अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज अगर सेम नहीं हो तो उसको हम आपका आइसोट्रॉपिक बोलते हैं, सॉरी एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं, एनिसोट्रॉपिक। अब आते हैं हम आइसोट्रॉपिक, जो सेकेंड पार्ट है दैट इज आइसोट्रॉपिक सॉलिड, ओके। सो आइसोट्रॉपिक सॉलिड, तो ये जो सॉलिड का डिवीजन है दैट इज द ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट आपका था जैसे क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, लाइक द सेम ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी, डायरेक्शन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये डिवीजन। आइसोट्रॉपिक सॉलिड क्या होगा,
So the solid in which physical property like thermal conductivity, electrical conductivity और refractive index, resistance, जो physical properties होते हैं, that is same in different direction, यानी किसी भी डायरेक्शन में जाओ आपको सेम प्रॉपर्टीज ही मिलेगा. That is called the isotropic solid. So the solid in which the physical properties like electrical conductivity, thermal conductivity, refractive index जो लिखना चाहिए etc, refractive index etc are same in any direction, यानी किसी भी डायरेक्शन में जाइए तो आपको जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो आपको सेम मिलेगा. ऐसा क्यों होता है? दिस इज द इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी अगर पार्टिकल में इरेगुलर अरेंजमेंट होगा तो आइसोट्रॉपिक होगा. वो भी चेक करते हैं क्यों. ठीक है, दिस इज ड्यू टू इरेगुलर arrangement of particle. ठीक है, एंड ऑल्सो जैसे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल है आपका amorphous solid. amorphous solid जो है वो आइसोट्रॉपिक में आता है. अब यहाँ पे एक फिर कंट्राडिक्शन आता है कि वाई आइसोट्रॉपिक क्यों शो करता है. दिस बिकॉज ऑफ इरेगुलर अरेंजमेंट. ठीक है, मतलब इरेगुलर अरेंजमेंट के केस में. अब एमॉर्फस सॉलिड में इरेगुलर अरेंजमेंट कैसे होता है? अगर इरेगुलर अरेंजमेंट है तो प्रॉपर्टी फिर सेम कैसे है. ठीक है, ये चेक करते हैं. इरेगुलर अरेंजमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो बड़ा पार्टिकल है उसको छोटा पार्टिकल है बड़ा पार्टिकल. हो सकता है कि पूरा का पूरा बड़ा पार्टिकल हो या छोटा पार्टिकल. ये हो सकता है 3 बड़ा पार्टिकल हो 3 छोटे पार्टिकल. फॉर एग्जांपल मान लीजिए इरेगुलर सब में यहाँ पे आगे आपका मान लीजिए छोटा है, इस टाइप से जो है इरेगुलरली अरेंजमेंट है ना. ये तो इसमें कोई फिक्स अरेंजमेंट तो है नहीं. ठीक है, मान लीजिए इस टाइप से आपका अरेंजमेंट है. ओके, अब जो आपका क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड था उसमें क्या लिखा था कि एक फिक्स पोजीशन में एक फिक्स पैटर्न फॉलो करता है. ऐसा नहीं कि कुछ भी है, मतलब कहीं भी बड़ा है कहीं छोटा नहीं है. मतलब फिक्स पैटर्न है लेकिन एक पर्टिकुलर पोर्शन नहीं होता है. ठीक है, ऐसे अलग अलग पोर्शन में अलग अलग पैटर्न होता है या रैंडम में. अब मान लीजिए ये आपका इरेगुलर अरेंजमेंट है. यहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं है कि कहीं छोटा आ गया बड़ा आ गया छोटा आ गया, कैसे भी करके है. मान लीजिए तो अब अगर मैं मान लीजिए ऐसे बढ़ूं, ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि 2 बड़ा है और 2 छोटा पोर्शन है. ओके, इसमें जैसे मैंने यहाँ पर ये लिया, ये वेल अरेंज हो गया, इतना लंबा तक नहीं होता है. हो सकता है कि यहाँ पे आपका छोटा पार्टिकल हो फिर यहाँ पे आपका बड़ा पार्टिकल हो. ठीक है, तो इरेगुलर अरेंजमेंट के कारण से होता क्या है कि हो सकता है कि जितना बड़ा पार्टिकल है उतना ही छोटा पार्टिकल हो. भले फिक्स नहीं है, पहले 2 बड़ा है फिर बाद में 2 छोटा है, लेकिन है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चूज करूंगा इधर तो ऑलमोस्ट सारे तो बैलेंस कर लेगा ना. अगर 3 बड़ा बहुत ज्यादा कंडक्ट करता है तो लास्ट के 2 जो है वो छोटा कम कंडक्ट करेगा. या स्टार्टिंग में मान लीजिए यहाँ से 2 छोटा पहले आ गया तो 2 छोटा पहले अगर कम कंडक्ट किया तो बाद के जो बड़े होंगे वो ज्यादा कंडक्ट करेगा. जो कि बिल्कुल इरेगुलर शेप नहीं होता है आपका एमॉर्फस का. एक फिक्स पोर्शन में फिक्स्ड
अरेंजमेंट होता ही होता है। तो ड्यू टू ये जो आपका इरेगुलर शेप है उसके कारण से क्या होता है कि ऑलमोस्ट सभी डायरेक्शन में हो सकता है कि एग्जैक्टली सेम ना हो, ठीक है, बट ऑलमोस्ट हर एक डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज होता है वो आपका ऑलमोस्ट सेम रहता है। यानी हो सकता है कि ये आपका ज्यादा बेंड करे, आगे गया छोटा पार्टिकल मिला तो थोड़ा और कम बेंड हो गया। सो ड्यू टू दिस इरेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज होते हैं लाइट को आपको पास करने का, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने का, ये प्रॉपर्टीज जो होते हैं दैट इज ऑलमोस्ट सेम होता है। दैट्स व्हाई द एमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो आइसोट्रॉपिक है, ठीक है, बिल्कुल उल्टा लगता है। और जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो आपका आता है एनिसोट्रॉपिक में। ये सॉलिड के जस्ट बेसिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके सॉलिड के अलग अलग जो डिवीजन है, अलग अलग प्रॉपर्टीज है, ठीक है, बहुत सारे टाइप के सॉलिड्स होते हैं। फिर आपका मोलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, पोलर सॉलिड होता है, नॉन पोलर सॉलिड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर पे यानी लेक्चर 2 में भी उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके।